नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल डेली करंट अफेयर एनालिसिस में, जहाँ पे हम यूपीएससी सिविल सर्विस की एग्जामिनेशन की जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए डेली बेस पे द हिंदू का हिंदी में एनालिसिस करते हैं। इन्फॉर्मेशन की शुरुआत करने से पहले महत्वपूर्ण सूचना है जो भी नए विद्यार्थी जुड़े उनके लिए। यदि आप यूपीएससी सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.islifestyle.com पे जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं जो आपके एग्जाम में प्रिपरेशन में उपयोगी होगी। इसके अलावा आप द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल आईएएस लाइफस्टाइल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके टॉप पे एक लिंक पिन की गई है। उस लिंक को आप फॉलो करके द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। डेली बेस पे सुबह 8 बजे के बाद और पढ़ सकते हैं। और आफ्टरनून में 12 से 1 के बीच में हम डेली बेस द हिंदू एनालिसिस करते हैं, मंडे टू सैटरडे। और संडे को टाइमिंग रहता है दोपहर को 3 से 5। तो उस प्रकार से अपना शेड्यूल अरेंज कर सके ताकि डेली बेस पे द हिंदू की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सके। और जो स्टूडेंट फ्रेशर है, अभी प्रिपरेशन शुरू ही की है, उन बच्चों को यदि एनसीईआरटी में कौन से स्टैंडर्ड में कौन सी बुक पढ़नी है वो नहीं पता है तो उसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल में, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसकी लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। उसके अलावा आप हमारे साथ डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं, इसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इन डिटेल डिस्कशन करते हैं आज के सभी महत्वपूर्ण न्यूज में। आज एडिटोरियल इतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितने आज हम न्यूज कवर करेंगे। आज जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप में काफी सारी ऐसी न्यूज आई है जो आपको जाननी चाहिए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, तो उसकी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं, अभी जो हमारी एलएसी है, जहां पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हमने गलवान वैली वाला जो इश्यू देखा था, उसके बाद चाइना के सोल्जर जो वापस जा रहे थे, डिसएंगेज हो रहे थे उस एरिया से, लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं हो रहे थे। तो आपको पता होगा इंडियन जो है, इंडियन अपनी जो मिलिट्री आर्मी है, तो वो कंटिन्यू वहां पे पेट्रोलिंग कर रही है हर जगह पे, ताकि चाइना कोई भी एरिया में कहीं पे भी इंटरफियर करे तो पता चल सके। तो अभी चुशुल एरिया को लेके बात चल रही है, इसकी इंफॉर्मेशन में और एडिशनल टॉपिक भी दिए गए, उन सबको एक साथ में आगे डिस्कस करेंगे, तभी इन डिटेल बात करेंगे। कहा यही जा रहा है जितना भी है वो सारी इंफॉर्मेशन एक साथ ही डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे बात की जा रही है टेलीकॉम इंडस्ट्री को लेके। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी टेलीकॉम इंडस्ट्री थी जिनको एजीआर एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू जो करना था, ठीक है, उसके लिए 10 साल, और यदि कोई जो टेलीकॉम कंपनी है जिन्होंने बोला कि हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम खत्म कर सके, तो अप टू मार्क 20 ईयर 20 साल तक उनको पैसा भरना है। पॉइंट क्या है उसका डिस्कशन कर ले। ये 2019 का सुप्रीम कोर्ट में इश्यू चल रहा था, जो हमारी टेलीकॉम इंडस्ट्री है जिसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी ट्राई है, ठीक है। जितने बच्चों को भी ट्राई का फुल फॉर्म नहीं पता है वो देख लेना। तो अभी हो क्या रहा है, इश्यू क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ तो आपको समझने में आसानी हो। 10 साल 20 साल क्या है आप समझ जाओगे। तो पहले क्या होती थी टेलीकॉम इंडस्ट्री, ये बात हो रही है 2019 की, कि 2019 में टेलीकॉम इंडस्ट्री में काफी सारी कंपनियां थी, ठीक है, अभी जो नहीं है तब थी, अभी है थी है, उसका भी डिफरेंस आपको उस टाइम पे हम बात करते तो पता चल जाता। अभी यहाँ पे आप एक चीज तो समझ सकते हैं, एक ग्रोस रेवेन्यू पे बात हो रही है, यानी क्या है, यानी कंपनियां क्या करती थी कि कंपनियों का जितना भी रेवेन्यू था वो सारा रेवेन्यू नहीं दिखाते थे, वो सिर्फ वही रेवेन्यू दिखाते थे जो कि कस्टमर के द्वारा, जो उनके सर्विस प्रोवाइडर जिनको सर्विस देते थे, वो कस्टमर के द्वारा जो रेवेन्यू आता था प्रीपेड या पोस्टपेड बिल्स में, वही दिखाते थे। जबकि इसके अलावा उनकी मार्केटिंग इनकम अलग थी। उसके अलावा वो जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करती थी, तो अपने केबल्स, अपने इक्विपमेंट वो भी सेल करते थे। वो सारे कुछ चीजें हैं वो शो नहीं करते थे रेवेन्यू में, कंपनियां, टेलीकॉम कंपनियां। इससे क्या होता है, उनकी इनकम का जो कम कम से कम पोर्शन है जो कि ये रेवेन्यू में आता था वही दिखाते थे, और उसके ऊपर ही टैक्स भरते थे, और बाकी जो मुनाफा है वो लेके जाते थे। तो गवर्नमेंट को जो टैक्स की इनकम होनी चाहिए वो हो नहीं रही थी। तब बताया गया था कि भाई आपकी जितनी भी रेवेन्यू है, ठीक है, आप समझ सकते हैं एजीआर यानी एग्जिस्टेड ग्रोस रेवेन्यू, यानी सभी आपके जितने भी रेवेन्यू है सभी रेवेन्यू आपको दिखानी होगी, और उस पे जो टेलीकॉम इंडस्ट्री के जो रूल्स है उस हिसाब से आपको क्या टैक्स पे करना होगा, किसको, गवर्नमेंट को। तो इसके ऊपर काफी टाइम से बातचीत चल रही थी,
ठीक है। तो जब ये तय हो गया कि भाई कंपनी को तो ये टैक्स चुकाना ही है, तो काफी सारी कंपनियां थी, उन्होंने बताया कि भाई अभी अपने पास ना तो कस्टमर है ना तो इतना फंड है कि हम पे कर सके। तो पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में सारा फंड भरने के लिए बोला था। तो उसमें जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, भारतीय एयरटेल है, ये अपना रिलायंस जियो है, तो उन्होंने उनके पास जितना भी अमाउंट था उस हिसाब से उन्होंने पे कर दिया। लेकिन बाकी कंपनियां थी, उन्होंने पे नहीं किया, क्योंकि उन्होंने बताया कि अपने पास इतने पैसे ही नहीं है। तो उन कंपनियों के लिए इंस्टॉलमेंट के हिसाब से और टाइम शेड्यूल बढ़ा के 3 साल और 20 साल के लिए बोल दिया कि भाई इतने टाइम में आपको चुकाना तो पड़ेगा। फिर ऐसा भी बोला जा रहा है कि इतना टैक्स अगर कोई भी कंपनी देगी तो बंद हो जाएगी। तो उन्होंने बताया कि भाई ये टैक्स तो आपको ऑलरेडी देना था जिसकी इनकम आप कर चुके, क्योंकि जब से ये लागू हुआ तब से लेके उनकी जितनी भी इनकम थी उन सभी पे एक साथ टैक्स भरने के लिए बोला जा रहा है। तो ये पुराना मुद्दा था जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपना ये डिसीजन दिया है, तो न्यूज में आया है। इसकी डिस्कशन ऑलरेडी काफी टाइम से कर लिए। जो भी स्टूडेंट को नहीं पता है ईजीआर का टॉपिक, वो इसकी ज्यादा एडिशनल इंफॉर्मेशन इंटरनेट सोर्स के माध्यम से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरी न्यूज है उसकी डिस्कशन कर लेते हैं, बाकी चर्चा इसकी इन डिटेल करेंगे। हमने तकरीबन 2-3 दिन पहले जो भी लोन के ईएमआई से, ठीक है, वो जैसे 31 अगस्त को खत्म होते थे और सितंबर से कंटिन्यू शुरू होने थे, तो जो मॉरिटोरियम दिया गया था आरबीआई के द्वारा, उनके बाद अभी शुरू किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला था कि भाई अभी जितने बिजनेसेस बंद हुए या जिनके जॉब लॉसेस हुए, जिनके पास अपने घर के खाने पीने के पैसे नहीं है, तो ऐसे जो भी पर्सन या इंडस्ट्री या कंपनी जो भी है जो हफ्ते नहीं भर पाए, तो उनको यदि इंटरेस्ट लगेगा और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या एडजस्टमेंट किया है वो अपना स्टैंड क्लियर करें। तो अभी बताया जा रहा है कि जो मॉरिटोरियम है वो 2 साल तक एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, अभी ये सुप्रीम कोर्ट में बात हो रही है, अभी ये कंफर्म नहीं हो रहा है। जैसे ही कंफर्म होगा आरबीआई अपनी मॉरिटोरियम की गाइडलाइंस जारी करेगी, उसके बाद वो जो भी बैंक के ईएमआई से उसमें क्या कैसे है किस प्रकार से है वो सारी डिटेल आएगी, तब इसकी इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये कंटिन्यू टॉपिक चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको अपडेट्स पता होने चाहिए यहाँ पे क्या बात हो रही है। तो इसके लिए मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अभी बात कर लेते हैं आज के जो एडिटोरियल है उसमें। तो एडिटोरियल में पहला एडिटोरियल आया कश्मीर के ऊपर, ठीक है, जिसका डिस्कशन हमने 5 अगस्त, 6 अगस्त और 7 अगस्त और 4 अगस्त सभी दिन किया था। जितने भी पहलू है उसमें 370 को लेके, पॉलिटिकल लेके, टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट को लेके, लाइफ ऑफ गुड यानी वहां का जो भी जीवन था उसको लेके, 35A की वजह से जम्मू कश्मीर में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, पॉलिटिकल व्यू, सारी डिस्कशन हमने की है। यदि आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त और 8 अगस्त, ठीक है, सारे लेक्चर आप देख सकते हैं। यही सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्कस की गई है। फिर हमने जो कल बात किया था जो इकोनॉमी का जो फर्स्ट क्वार्टर है, ठीक है, जिसमें हमने देखा था 23.9% यानी नियर अबाउट 24% जीडीपी डी ग्रो हुई, तो उसकी इंफॉर्मेशन कंपेरेटिवली बात की थी। जो आपने नहीं देखी है तो आप कल का जो भी लाइव लेक्चर था 1 सितंबर का वो देख सकते हैं, उसमें क्या क्या रीजन है उसकी बात की थी। मैं यहाँ पे जो शॉर्ट फॉर्म इंफॉर्मेशन है वो दे देता हूँ। यानी बताया क्या जा रहा है कि भाई जैसे प्राइवेट कंजप्शन और जो होता है जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है जीडीपी में, उसके ना होने के वजह से ये डाउनफॉल देखा जा रहा है। समझिए कि जो भी पब्लिक है कि जिसके पास पैसा रहता है वो अपने जो जीवन जरूरत की चीज है वो तो परचेस करते हैं, इसके अलावा भी खर्च करते हैं, जिसके वजह से मार्केट में डिमांड रहती है। जिस प्रोडक्ट की खपत होती है मार्केट से उसका मैन्युफैक्चरिंग चलता रहता है, जिसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में आता है। अभी लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ, जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल थे जो खाने पीने के सामान थे उसके अलावा जो पब्लिक थी जिनके पास लिमिटेड पैसा है या तो है भी नहीं, तो उन्होंने खर्च करना बंद कर दिया कि जहां पे जितनी जरूरत है उतना ही खर्च करो। तो इससे मार्केट में डिमांड चली गई। मार्केट का नियम है, जब तक डिमांड नहीं रहेगी तब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, नया गुड्स बनेगा नहीं, और नया गुड्स बनेगा नहीं तो जो कंपनियां है वो चलेगी नहीं, कंपनियां चलेगी नहीं तो एम्प्लॉय को जो नौकरी और जो तनख्वाह मिलती है वो मिलेगी नहीं, इससे और डीग्रो होगा। तो मार्केट में पैसे का कंट्रोल होने की वजह से जो पब्लिक है उसका खर्च कम होने की वजह से जो डिमांड थी वो कम हो गई, और जैसा टाइम चल रहा है उसके हिसाब से और एक कमी देखी जा रही है कि जो भी खाने पीने की चीजें उसके अलावा लोग एक्स्ट्रा खर्चा करना बंद कर दिए।
तो यही इश्यू की वजह से जीडीपी पे इसका सीधा इम्पैक्ट हुआ है, यही यहाँ पे बताया गया है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल में वो है एजुकेशन इकोनॉमी के ऊपर, जो एकेडमी और इकोनॉमी यानी इकोनॉमी का कॉम्बिनेशन है उसके ऊपर हम ज्यादा डिस्कशन करेंगे। हालांकि यहाँ पे थियोरेटिकल पॉइंट ज्यादा है, लेकिन मैं आपको जो मेन कॉन्सेप्ट है वही बता देता हूँ, तो कहना क्या चाहते हो आप समझ जाएंगे। जैसे कि मैंने बोला कि ये जो न्यू पेंडेमिक कंडीशन हुआ, तो ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर हम ट्रांसफर होने जा रहे हैं, तो वहां पे चैलेंजेस में देखा जा रहा है कि जो इकोनॉमिक्स है यानी एकेडमी का जो इकोनॉमिक्स है, इसके वजह से जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी को लेके बात किया जा रहा है, जहाँ पे हार्वर्ड और दूसरी भी इंटरनेशनल जो भी यूनिवर्सिटी है उनका बताया जा रहा है। लेकिन हमें अपने इंडिया और फॉरेन की जो इंस्टीट्यूट है उनको ध्यान में रखते हुए चर्चा करनी है। थियोरेटिकल ज्यादा है, लेकिन कहना क्या चाहते हो समझ लीजिए कि अभी कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसका चांस बढ़ गया, और आने वाला फ्यूचर इसी सिस्टम पे चलेगा ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर। तो हम देखेंगे कि भाई जितने भी जो साइंस और लीगल कोर्सेज है उसको छोड़ के बाकी के सारे कोर्स ई कोर्स हो जाएंगे, यानी आप घर के बैठ के आप कोई भी इंस्टीट्यूट इंडियन हो या आउट ऑफ इंडियन हो, वहां से जो हायर एजुकेशन है वो आप प्राप्त कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, और वहां से आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है कि जो रहेगा लीगल। जैसे हमें ओपन यूनिवर्सिटी वाला कॉन्सेप्ट आपको सबको पता ही होगा कि आप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू वहां पे जो भी नॉन साइंस डिग्री है वो हासिल कर सकते हैं, और इसको प्रावधान भी दिया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि इसको जो एनहांस मिला है तो इसमें स्टूडेंट भी स्किल होना चाहिए, तो साथ साथ में जो टीचर है वो भी स्किल होना चाहिए, और जो इंस्टीट्यूट है उसको ये सारी सुविधा उपलब्ध करवाने लिए आज आईटी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। इस हिसाब से बारी बारी समझ लेते हैं। हम मान ले कि ऑनलाइन एजुकेशन के जो माध्यम से आप अभी तो मुझसे जो ये करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर देख रहे हैं, तो उसी को समझ लेते हैं कि मैं अपने जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है, आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी से आप सभी को पढ़ा रहा हूँ। आप कहीं भारत के किसी भी कोने में आप हो सकते हैं। तो पहला हम स्टूडेंट देख लेते हैं, फिर टीचर देखेंगे, फिर इंस्टीट्यूट देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कहा क्या जा रहा है। जो भी स्टूडेंट ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म माध्यम से पढ़ना चाहते हैं वो स्टूडेंट स्किल होना चाहिए। हमने डिजिटल डिवाइड का भी कॉन्सेप्ट देखा है, उसकी चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे इसके अलावा बाकी सारे पॉइंट डिस्कस किए गए हैं। कि जो स्टूडेंट रहेगा वो जो भी टेक्नोलॉजी है वो स्किल होना चाहिए, यानी उनके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उनके पास इंटरनेट कनेक्शन है, उनको यूज करना आना चाहिए। मान लो ऐसे स्टूडेंट है जिनको यूट्यूब कैसे यूज करना है वो नहीं पता है, बाकी डिजिटल प्लेटफॉर्म कैसे यूज करना है वो नहीं पता है, एप्लीकेशन यदि इंस्टीट्यूट की कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन है तो वो कैसे यूज करनी वो नहीं पता है, तो नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज इसकी बेसिक नीड्स हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखी हुई टेक्नोलॉजी में। मान लो ऐसे स्टूडेंट है जिनके पास मोबाइल है, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन है और बिजली है, सबसे महत्वपूर्ण तीन चीजें ये है, तो सिस्टम पूरा चल पाएगा। वरना काफी सारी जगह पे देखा गया है इलेक्ट्रिसिटी है तो इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो इन सारे जो भी लूपहोल है, इंफ्रास्ट्रक्चर लूपहोल है, इसके वजह से जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। दूसरा चीज यहाँ पे सिर्फ टीचर स्टूडेंट तक ये लिमिट नहीं है, टीचर भी ऐसे टेक्नोलॉजी से स्किल होने चाहिए कि भाई किस प्रकार से मैं स्टूडेंट को ये जो डिजिटल जितने भी इक्विपमेंट है जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर या कैमरा, अगर उनको ये सारी चीजें इस्तेमाल करने ना आती हो तो नहीं हो सकता है। जैसे हम पुराने समय में देखें तो टीचर क्या रहेगा, बोर्ड रहेगा, चौक रहेगा, वो उससे पढ़ाते हैं, ठीक है, या तो अपने पास जो भी चार्ट रहेगा उससे पढ़ाते हैं, लेकिन स्टूडेंट प्रेजेंट होता है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, हमको या तो कैमरे के सामने या तो लैपटॉप के सहारे या किसी और इक्विपमेंट से आपको पढ़ाना रहता है। तो यहाँ पे अलग अलग जो इक्विपमेंट है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, कैमरा है, उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। फिर यहाँ पे बात की जा रही है यूनिवर्सिटियों को ध्यान में रखते हुए कि भाई जिस भी यूनिवर्सिटी को डिजिटल एजुकेशन में जाना है, ठीक है, लोगों तक अपना कोर्स पहुंचाना है, तो उन इंस्टीट्यूट को सबसे पहले दो महत्वपूर्ण चीजें हो आनी चाहिए। सबसे पहला क्या रहेगा कि भाई जो भी इंस्टीट्यूट है तो उसके पास सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें मैंने आपको बताया कैमरा होना चाहिए, फिर कैमरे के साथ साथ कंप्यूटर सिस्टम पूरा इंटरनेट अटैच होना चाहिए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा जो शो जहाँ पे ये शूट होता है
तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। फिर होना चाहिए स्किल टीचर, कि जो ये ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर से पढ़ा सके ताकि बच्चों सीख सके। और उससे महत्वपूर्ण बात आ जाती है वो है कि भाई सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, फिर देखना भी है कि भाई बच्चे अच्छे पढ़े हैं कि नहीं, समझे कि नहीं, तो उसके लिए एग्जाम भी कंडक्ट करवानी है वहीं से। तो ये सारे जो चैलेंजेस है वो क्या कर रहे हैं, इसके वजह से जो एकेडमी है वो एक न्यू प्लेटफॉर्म पे आ रही है, यानी इकोनॉमी को भी ग्रोथ दे रही है। आप देख रहे हैं डिजिटल रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। जैसे हमने बीच में कॉन्सेप्ट देखा था कि भाई ऐसे भी लोग हैं जिनके पास मोबाइल या लैपटॉप एक्स्ट्रा है, यानी अपना पुराना पड़ा हुआ है जो इस्तेमाल नहीं करते, तो काफी सारी कंपनियों को भी देखा गया कि वो अपने को, जो उनके एम्प्लॉय है उनको लैपटॉप प्रोवाइड करवा रहे थे ताकि वो घर से भी काम कर सके। स्टूडेंट को भी बोला जा रहा है कि आने वाला जो एजुकेशन होगा उसमें स्टूडेंट को लैपटॉप या टैबलेट या मोबाइल से ही प्लेटफॉर्म पे उनको पढ़ाया जाएगा ताकि वो विथआउट, यदि वो अपने घर से भी पढ़ना चाहते तो पढ़ सके, और ऐसी महामारी का कोई भी कंडीशन आए तो उस ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से वो पढ़ाई कर सके ताकि उनका जो एकेडमिक ईयर है वो खराब ना हो हायर एजुकेशन के लिए। तो यही सारी बातें यहाँ पे बताई गई है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी बताई गई है कि भाई ये जो डिजिटलाइजेशन है, ठीक है, इससे पहले हम देखें तो जो भी इंस्टीट्यूट है उसको चलाने के लिए वहां पे इको उसको इनकम होनी चाहिए, तो इनकम के लिए कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाते थे। हालांकि ये जो डिजिटलाइजेशन हो जाएगा तो इससे उनकी इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट होगा। दूसरा कि भाई जो सस्ते कोई भी स्टूडेंट हो वो अपने हिसाब से जितना एफोर्ड कर सकते हैं उतना ही ट्राई करेंगे करने के लिए, तो इसमें इकोनॉमिक भी हो तो स्टूडेंट के लिए अच्छा हो और इंस्टीट्यूट के लिए भी अच्छा है, ठीक है, क्योंकि वो अपने से पूरा प्रिपरेशन करके ही काम कर सकते हैं। तो यही सारी बातें यहाँ पे बताई गई। मेन चीज है जो इकोनॉमिक्स है वो हो है क्या, वो आपको पता होना चाहिए। मान लो ये टर्म पूछ के आपको पूछ दिया कि भाई ये आने वाला फ्यूचर है या इसके ये चैलेंजेस है या ये जो न्यू आइडिया ऑफ एजुकेशन है वो अच्छा है बुरा है, तो आपके पास कॉन्क्रीट आर्ग्यूमेंट होने चाहिए, ठीक है। जैसे जब टॉपिक पे ऐसे आता है या जीएस में क्वेश्चन आता है एजुकेशन पे जीएस पेपर 3 में, तो आपको लिखना आना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा है इसी चीज का इस्तेमाल करते हुए जो गेम्स है उसमें भी कैसे अच्छे से कार्य कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे चेस गेम के लिए, वर्ल्ड चेस गेम के लिए टीचिंग के लिए बात की गई है, लेकिन आप इसको बाकी के सारे जो भी ऑनलाइन कोर्सेज है उस पे भी जोड़ के देख सकते हैं कि ये तो सिर्फ गेम की बात होगी कि आप किसी एक भी हमारा जो नेशनल स्पोर्ट एकेडमी है उनके टीचर के द्वारा हमारे पूरे भारत में जिस भी कोने में जो भी एथलीट्स है वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। उनके बेसिक प्रिपरेशन कैसे करनी है उसका यदि हम वीडियो माध्यम के थ्रू उन तक पहुंचा दे तो अपने से भी प्रिपेयर कर सकते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस करे तो ऐसे जो भी प्लेयर है वो अपना नेशनल गेम भी इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी बात चेस को लेके करवाई जा रही है जो कि पॉसिबल है इंटरनेट के थ्रू। बाकी के स्पोर्ट्स में भी कैसे कर सकते हैं वो भी आपको प्रिपेयर करना होगा क्योंकि आपको दोनों साइड से क्वेश्चन आ सकता है। फिर आगे देखते हैं जो डेमोक्रेसी है, जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पे बताया गया है कि वो भाई पुराने से कैसे अपोजिट है। काफी सारी टर्म बताई गई है, ग्लोबल सिनेरियो दिखाया गया है, वो आपको पढ़ लेना, थियोरेटिकल ज्यादा। यदि आपने पॉलिटी में डेमोक्रेसी देखी है और डेमोक्रेसी के ऊपर आपने एक दो बार क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी की है तो आपके लिए 2-3 पॉइंट ही नए होंगे, बाकी सारे कॉन्सेप्ट रेगुलर ही है। लेकिन जो मॉडर्न एरिया है उसमें जो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फिर जो फॉलोवर्स या सपोर्टर्स या हेटर, ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट क्या है, इससे कैसे इम्पैक्ट होता है उस बारे में बताया गया है। मैं आज आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ नॉन पर्सनल डेटा के ऊपर, एनपीडी। ये जब पहली बार इसकी इंफॉर्मेशन आई थी जिसके ऊपर ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी, तभी मैंने बताया था कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है 2020 की एग्जाम को लेके यदि आप देने वाले हैं तो, वरना 2021 में भी इससे संभावित क्वेश्चन आ सकने के चांसेस ज्यादा है प्रीलिम्स और मेंस में। किस प्रकार से, सबसे पहला ये डेटा प्रोटेक्शन लेको और डेटा लोकलाइजेशन को लेके गवर्नमेंट एक्टिवली कार्य कर रही है, ठीक है। इसका भी रीजन क्या है उसकी भी हमने डिस्कशन की है, लेकिन यहाँ पे वो सारी चीजें डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है वो चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले समझ लीजिए नॉन पर्सनल डेटा होता क्या है, तो पहले पता होना चाहिए नॉन पर्सनल डेटा से पहले पर्सनल डेटा क्या है। तो पर्सनल डेटा यानी मान लीजिए किसी का नाम, एज, ठीक है, मेल है फीमेल है, दूसरा देखे उसका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, बैंक डिटेल, एड्रेस, ठीक है,
ये सारी जो डेटा है जिससे पता लगा जा सकता है कि व्यक्ति कौन है, ये सारे जो इंफॉर्मेशन है उसको कहा जाता है पर्सनल डेटा। इसके अलावा की जो भी डेटा है, यानी पर्सन का इंटरेस्ट क्या है, पब्लिक जो भी पर्सन है वो क्या चाह रहा है, उसकी डिमांड क्या है, वो अपना और कोई सर्च कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ऐसे जो डेटा होंगे पर्सनल डेटा को छोड़ के वो रहेंगे नॉन पर्सनल डेटा। कहा क्या जा रहा है कि भाई हम डिजिटल बिजनेस के अंदर ये नॉन पर्सनल डेटा है उसका इस्तेमाल करके जो नए बिजनेसेस है उसके लिए हम अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं। अब किस प्रकार से वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई नॉन पर्सनल डेटा को लेके एक्ट होना चाहिए, रेगुलेशन हो जाए लीगली, ठीक है, लीगल बेस पे कि हम नॉन पर्सनल डेटा कहाँ पे किस प्रकार से और किसको शेयर कर सकते हैं और कैसे शेयर कर सकते हैं, इकोनॉमिकल और नॉन इकोनॉमिकल दोनों। इंडिया रहेगा तो इंडिया में ही शेयर करना है कि बाहर भी करना है। दूसरा, जो बिजनेस है वो डेवलप कैसे हो सकती है, तो मान लीजिए जैसे पूरा भारत है तो सबकी नीड एक समान नहीं होती, ठीक है, सब लोगों की नीड एक समान नहीं हो सकती। जैसे स्टूडेंट की नीड सेम नहीं होती है, फिर बिजनेसेस की नीड सेम नहीं होती है, फिर एग्रीकल्चर किसान की नीड सेम नहीं होती। तो जिस भी एरिया में जैसी भी नीड है यदि वो पता चल जाए नॉन पर्सनल डेटा के अनुसार, ठीक है, उस प्रकार से उस जो नीड है उसको सेटिस्फाई करने के लिए अगर हम बिजनेस सेटअप करें तो वो बिजनेस वो स्टार्टअप खड़े होने के चांसेस और चलने के चांसेस ज्यादा है। यही चीजें यहाँ पे इन डिटेल बताई गई है। मान लीजिए कि भाई कोई भी इंसान है जो सोच रहा है कि भाई मुझे कोई कंपनी डालनी है, मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है तो मैं कौन सी कंपनी डालूं, तो वो क्या करे कि भाई ये जो नॉन पर्सनल डेटा है उसका इस्तेमाल करे। लोग अभी क्या चाहते हैं, सबसे ज्यादा लोग क्या चाहते हैं, तो मान लीजिए जो कोई भी अपनी किचन की प्रोडक्ट है, ठीक है, किचन प्रोडक्ट जिसमें कोई कुकर ले लो, एसी ले लो, इसमें ऐसा डिजिटल चाहिए तो हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। अभी हम हेल्थ के ऊपर देखें कि भाई हेल्थ में सबसे ज्यादा मास्क की डिमांड है तो हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, ग्लोबली इसकी क्या डिमांड है, ठीक है, वो हम पता कर सकते हैं। और मान लो कि भाई सबसे ज्यादा लोग घर गृहस्थी में, आप देखना अपने हेल्थ से भी ज्यादा लोग अपने घर गृहस्थी में खर्चा करते हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, फिर जैसे पर्दे हो गए, ये सब। तो इस चीजों में सबसे ज्यादा डिमांड क्या है, वो यदि डेटा किसी भी एरिया में है, ठीक है, तो उस एरिया में वो बिजनेस डेवलप होने के चांस बढ़ जाते हैं। ये पता कैसे चलेगा, ये पता चलेगा नॉन पर्सनल डेटा से। डिजिटल बिजनेस सेटअप करने के लिए मार्केट में डिमांड क्या है वो पता हो तो हम ये सब चीजें कर सकते हैं जो यहाँ पे बताई गई है। तो तब जब आया था तभी हमने इसके सारे पॉइंट है वो इन डिटेल डिस्कस किए थे। भाई अभी इस पे काम चल रहा है, जैसे ही कोई अपडेट आता है तो इसके सारे इंफॉर्मेशन हम डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पे फिर से जो भी ऑनलाइन एजुकेशन है स्टूडेंट के लिए डिजिटल इंडिया में कोई प्लेटफॉर्म पे पढ़ने के लिए अभी जैसे पासवर्ड और सारी चीजें सिखाई देने जा रही। जैसे मैंने आपसे ऑलरेडी सारी पॉइंट डिस्कस की है कि जो डिजिटल इंडिया है, जो ई लर्निंग है, ठीक है, स्कूलिंग लेवल पे हम देखें तो सबसे बड़ी ये बात की जा रही है ट्रायल के लिए, यानी अभी स्टूडेंट में ट्रायल चल रहा है उसके लिए। लेकिन चैलेंजेस क्या है वो मैंने बताया। ऐसा भी एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो फिर वहां पे डिजिटल इंडिया का क्या काम। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी है तो वहां पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, ठीक है, टावर कनेक्टिविटी नहीं है। हमने जम्मू कश्मीर का भी एरिया के बारे में और काफी सारे गांव के एरिया के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन वहां पे इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है। इंटरनेट कनेक्शन तो छोड़ो, वहां पे नेटवर्क ही नहीं है, ठीक है, जिससे प्रॉपर बात ही हो, तो इंटरनेट कनेक्शन की तो कहाँ बात करें। तो ये सारे चैलेंजेस है जो फेस करने होंगे जो ई लर्निंग है उसके अंदर। दूसरी यहाँ पे बात की जा रही है फेसबुक के द्वारा। तो जो मेन हिंट है वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा बोलने क्या जा रहा है। जैसे हेड स्पीच है, हेड स्पीच यानी हम जैसे प्रशांत भूषण जी वाला केस ही ले लेते हैं कि भाई किसी ने किसी के बारे में बुरा बोल दिया, ठीक है, तो वो सोशल मीडिया में वो तुरंत वायरल हो जाता है। आपने ट्रेंड देखा होगा कि मैं एजुकेशन दे रहा हूँ तो मेरे वीडियो इतने नहीं देखे जा रहे जितना कि मैं यदि किसी के खिलाफ बुरा बोल दूं या खोटी खरीद सुना दूं वो वायरल होगा, ठीक है। अच्छी भी इंफॉर्मेशन मैं भले प्रोवाइड करूं लेकिन वो एजुकेशन पर्पज से मैं दे रहा हूँ तो लोग देखने वाले कम होंगे। लेकिन ये मैं किसी के बारे में भला बुरा बोलना शुरू कर दूं तो वो लोग ज्यादा देखेंगे, लोगों को इसमें मजा आता है। तो इसमें बताया क्या जा रहा है कि भाई फेसबुक की कंपैरिजन यूएस के द्वारा की जा रही है कि भाई यूएस में कोई जो गवर्नमेंट के खिलाफ, मान लो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कुछ कहता है या ब्लैक और व्हाइट का भी जो डिस्प्यूट है उसके ऊपर कहता है तो वो हेड ऑफ कंटेंट के अंदर ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। लेकिन ऐसा भारत में नहीं होता। तो इसका रीजन फेसबुक ने बताया कि भाई भारत में काफी सारी लैंग्वेज यूज हो सकती है, ठीक है। आपको पता होगा ऑफिशियल लैंग्वेज जो शेड्यूल 8 में है वो है 22 लैंग्वेज,
ठीक है। तो इतनी सारी लैंग्वेज यूज तो होती है भारत में, और सभी में हेड जो वर्ड है वो अलग अलग है। जबकि अमेरिका की बात करें तो मान लो इंग्लिश चल रही है, ठीक है, या तो वहां पे जो भी कोई लैंग्वेज चल रही है तो वो 2-3 लैंग्वेज है जिसमें मैनेज करना पॉसिबल है, लेकिन इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा आर्गुमेंट बताया जा रहा है। तो उनको बोला गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई जितने भी जैसे लैंग्वेज बोली जाती है तो ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा ऐसे कंटेंट होता कौन सी लैंग्वेज में। तो आपको एक चीज तो बिना कोई डेटा देख के भी आप समझ सकते हो कि जो हिंदी में कंटेंट रहता है वो सबसे ज्यादा भारत में फैलता है, ठीक है। तो पहली लैंग्वेज तो हिंदी हो जाएगी। इसके अलावा जो भी कोई रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है, गुजराती है, मराठी है, फिर साउथ की तमिल है, कन्नड़ है, मलयालम है, ठीक है। इसी जो लैंग्वेज है, जो टॉप लैंग्वेज है, जो ज्यादा उपयोग होती है, जिसका प्रावधान ज्यादा है, तो ऐसे लैंग्वेज में आप काम करना शुरू करो, ऐसे वर्ड्स को डालना शुरू करो, ताकि जब कभी भी ऐसा कभी हो तो वो पोस्ट क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, और उससे जो लोगों का फोकस उस पर जाता है वो ना जाए। तो यही सारे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण इंटरनेशनल टॉपिक है उनके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। तो जो पहली बात है वो अपने इंडिया और चाइना की बॉर्डर के लेके, तो मैंने आपसे फ्रंट पेज न्यूज पे जो बात की थी वहां पे, तो ये पहले समझ लीजिए कहना क्या चाहते हैं। जैसे इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है IAS लाइफस्टाइल एकेडमी के फेसबुक पेज, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, वहां पे ऑलरेडी मैंने शेयर कर दी थी कि भाई चाइना की एक रणनीति है जो आपको पहले से ही पता होगी, उसका डिस्कशन कर ले। चाइना क्या करता है, मान लो भाई किसी कोई एरिया है, कोई भी एरिया है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, उसको उसके पहले जैसे मान लो अपना LAC था, तो गलवान वैली पे पहले घुसनखोरी करेंगे, ठीक है। जब इंडिया द्वारा उसको क्या किया जाएगा, उसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी तो पीछे हट जाएंगे। तो हमने कल भी डिस्कशन किया था कि वो अपनी जो मेन लाइन होती है, बॉर्डर लाइन, तो वहां से क्या करेंगे, वो अपनी जो बॉर्डर वाला जो एरिया है वहां से पहले 20 कदम आगे बढ़ जाएंगे। कितने कदम? 20 कदम आगे बढ़ जाएंगे। जो अपनी मेन लाइन है वहां से वो 20 कदम आगे बढ़ जाएंगे। अब मान लो कि भाई 20 कदम आगे तो बढ़ गए, लेकिन जब उन किसी के द्वारा क्या किया जा रहा है कि भाई उनको रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा है, तो क्या करेंगे, अपने जो 20 कदम है वहां से वो 10 कदम पीछे हो जाएंगे। कितने कदम? 10 कदम पीछे हो जाएंगे। तो आप देखेंगे जो पुरानी लाइन है वहां से, पुरानी लाइन से जो नई लाइन है वो एरिया फिर उनका हो जाएगा, फिर वो यहाँ पे रुक जाएंगे। हमने कई बार देखा है ऐसा। फिर वो अपनी जो पुरानी लाइन है उससे आगे थोड़े बढ़ जाएंगे, यानी 20 कदम चलना है, कोई रोके तो 10 कदम पीछे आना है, तो 10 कदम जितना एरिया अपना हो जाएगा। ये किसके द्वारा किया जा रहा है? ये किया जा रहा है चाइना के द्वारा। हर एक जगह पे जैसे 1000 स्क्वायर मीटर एरिया था, ठीक है, वो हमने ऑलरेडी देखा था कि हमारा बॉर्डर का वो लोग पहले से ही कवर करके रखे हुए, जो पुरानी लाइन है वहां से यदि उनका रोका नहीं जाता है तो वो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, ऐसे करते करते वो अपनी नई लाइन यहाँ पे बना देंगे और बोल देंगे अपना तो जो हम पुराना जब हम बात किए तब हम यहाँ पे तो थे, ठीक है, लेकिन ओरिजिनल लाइन ये थी, वो छोड़ के अभी उन्होंने ये नई लाइन है वहां तक पहुंच गए। दूसरा, जैसे उन्होंने बताया कि भाई गलवान वैली पे हम डिसएंगेज हो रहे हैं, यानी हम अपनी पुरानी जगह पे वापस आ रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से वापस नहीं गए। दूसरा कि भाई हम जब तक बातचीत करते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि भाई उन ब्रिगेडियर लेवल की मीटिंगें होती है, जो फ्रंट पेज पे हमने न्यूज देखी, वहां पे अभी मीटिंग हो रही है, फिर भी वो अपनी LAC पे जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां से घुसते आ रहे हैं। तो अभी इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने इनको चाइना की यही जो बात है उसको टारगेट किया है। किस प्रकार से कि भाई बातें तो जो भी होती रहे, ठीक है, वो अपनी बॉर्डर को छोड़ के आगे बढ़ती रहती है, वो हमको पहले से ही पता है। तो जो इंडियन सोल्जर थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बॉर्डर पे नजर गड़ाए रखे थे कि भाई जैसे ही चाइनीज सोल्जर कहीं से भी दिखे तो हम उसको काउंटर कर ले, वो अपने एरिया में आ जाए। तो यही चीजें यहाँ पे हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है जयशंकर जी और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने बताया कि भाई हमने जो क्वाड फॉर्मेशन किया है, हम 2+2 टोल करें, वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन जो चाइना की घुसनखोरी है वो भी रुकती नहीं है, ये मल्टीरिज्म अंदर। तो हमने भी क्या किया है, हमने भी अपने जो सोल्जर है उनको बताए रखा है कि भाई आप भी अपनी एक्टिविटी शुरू रखना, ताकि ऐसी कोई भी बात हो तो हमें पता चल जाए और हमको पता रहे कि भाई हमें करना क्या है। तो ये आप मैप देख सकते हैं, यहाँ पे समझिए बताया क्या जा रहा है। ये अपना पेंगोंग लेक है, ठीक है, पेंगोंग लेक होता है इस एरिया में, आप देख सकते हैं यहाँ पे पेंगोंग लेक भारत के अंदर एंटर होता है। ये तिब्बत एरिया है, यानी 60 to 70% जो लेक है, ठीक है, वो है तिब्बत के अंदर, यानी वो चाइना के कंट्रोल में। और यहाँ से ये आप लाइन देख सकते हैं, यहाँ से आ जाता है इंडिया की बॉर्डर।
तो यहाँ पे जो 4 फिंगर टू 8 फिंगर है, ये पूरा एरिया में डिस्प्यूट चल रहा है, जो अभी का जो करंट है वो। तो उसमें क्या होता है, जैसे इंडिया कवर करता है पूरे 8 फिंगर एरिया, लेकिन अभी इंडिया ओनली प्रेजेंस है फिंगर 4 पे। तो बाकी का एरिया चाइनीज ट्रूप्स ने क्या किया, अपने में कवर कर लिया। तो वो धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहे हैं। तो इंडिया ने क्या किया था, इंडिया ने ये जो एरिया आप देख रहे हैं वहां पे पहले से इंडियन सोल्जर जमा हो गए थे, ताकि वो इस एरिया को छोड़ के ना आ पाए। जैसे ही वो यहाँ पे वो घुसे, तो हमारे जो जाबा सोल्जर थे उन्होंने वही उनको ढेर कर दिया और पीछे खदेड़ दिया। ठीक है, यानी जो चाइनीज वाले करते थे वो अपने को पहले से पता था। तो जो पेंगोंग लेक वाला एरिया है वहां पे सोल्जर ऑलरेडी प्रिपेयर ही थे कि भाई जैसे ही आए तो उनको धाप ही देना है। ठीक है, तो ये इश्यू आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो बात हो रही है वो हम बात करेंगे इंडियन रशियन की, जो अंडमान सी है, ठीक है, वहां पे मिलिट्रिकल एक्सरसाइज की। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई ये अंडमान सी एरिया यानी ये एरिया कौन सा है। दूसरा कि इसके अलावा भी हम कौन कौन सी एक्टिविटी कहाँ कहाँ करते हैं उसकी भी डिस्कशन करेंगे। फिर हम बात करेंगे क्वाज 2020 की, जो रशिया द्वारा ऑर्गेनाइज होता है मिलिट्रिकल एक्सरसाइज। और दूसरा है जो पेसेक्स कहते हैं हम जिसको, जो यूएस से मिलिट्रिकल एक्सरसाइज करवाता है नेवी में, उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं जो अंडमान सी है वो क्या है, फिर यहाँ पे जो स्टेट ऑफ मलाक्का है, ठीक है, उसका भी चर्चा कर लेंगे, वो भी न्यूज में बना रहता है, उसमें से भी यूपीएससी ने काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया है। और बात करेंगे इंदिरा 2020 की। सारे टॉपिक है, वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए एरिया समझने के लिए, ये हम बात करें यहाँ पे अंडमान सी में, ये अपना प्यारा भारत है, ठीक है, और ये है अंडमान निकोबार टापू, और उसके बगल में ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये है अंडमान सी, वो ये है स्टेट ऑफ मलाक्का। इसका जियो पॉलिटिकल महत्व काफी ज्यादा है। कैसे समझ लीजिए, जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं बाय सी रूट, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी पर्शियन सी से, गल्फ कंट्री से, या तो अफ्रीका से जो भी जहाज आते हैं बाय सी रूट, तो यहाँ से इंडिया होते हुए फिर यहाँ से होके मलाक्का स्टेट होके ये जो साउथ चाइना सी है वहां पे जाते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये साउथ चाइना जो सी एरिया है वो हमने डिस्कस किया हुआ था 9 डेज लाइन के अंदर, जहां पे चाइना अपना क्या इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है हाइड्रोकार्बन्स के लिए, ठीक है, पेट्रोलियम रिसोर्स के लिए। तो उसको काउंटर करने के लिए ये जो सी एरिया है इंडिया का वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने आपको एक बार डिस्कशन किया था कि जो चाइनीज सबमरीन होती है और चाइना है वो इंडिया को बॉर्डर पे ज्यादा उसको क्या नहीं करता, चिढ़ाता नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लो कि भाई इंडिया के साथ वो यदि जंग जाहिर कर भी दे, वॉर डिक्लेयर कर भी दे, तो इंडिया के पास इतना नेवी बेस है। और जैसे यहाँ पे ये इंडियन ओशन आप देख सकते हैं जहाँ पे क्वाड का फॉर्मेशन किया है इंडिया ने, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए और इंडिया क्वाड का फॉर्मेशन किया है। और अपने ये जितने भी ये सब जगह है जहाँ पे मिलिट्रिकल बेस है उनका ये सारी कंट्री जो अपनी पार्टनर कंट्री है वो नॉन मिलिट्रिकल पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि चाइना अपने साथ वॉर डिक्लेयर करता है तो इंडिया सीधा क्या करेगा, ये एरिया इंडिया के अंदर आता है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और इस पूरे एरिया में भी इंडिया पेट्रोलिंग करता है, यहाँ पे कोई भी कार्य हो तो इंडिया को पता रहता है। तो यहाँ पे जो स्टेट ऑफ मलाक्का है, जो सबसे इंटरनेशनल बिजनेस होता है यही बंद कर देगा इंडिया, ठीक है। यहाँ से कोई आया तो मारा गया समझ लो। तो चाइना इससे क्या डरता है कि भाई अपने जो ट्रेड होते हैं मैक्सिमम ट्रेड, यानी मैं आपको बताऊं मोर देन 60 to 70% ट्रेड इसी रास्ते से होते हैं। और ये पूरा एरिया है, उससे सबसे पहला एरिया आएगा अंडमान, जो अपना टापू है वो एरिया, यहाँ पे अपने मिलिट्रिकल बेस है, ठीक है। तो इसके वजह से जो चाइना है वो इंडिया को ओपनली वॉर के लिए डिक्लेयर नहीं कर सकता है, क्योंकि उनको पता है यदि हमने कर दिया तो ये जो रूट से बिजनेस आ रहा है, ठीक है, जिसका बेनिफिट चाइना को भी काफी है, तो वो बंद हो जाएगा और अपने लिए पॉजिटिव बात है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि भाई जो रशियन जो नेवी थी वो यहाँ से जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि चलो दो हाथ कर लेते हैं, युद्ध की तरह नहीं प्रैक्टिस की तरह। तो उन्होंने यहाँ पे जो एक्सरसाइज किया था वो दिखाने के लिए मैंने आपको मैप दिखाया। इसके अलावा एक और भी करंट से जुड़ा टॉपिक है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको पता होगा इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, सबसे सदर्न पार्ट वो है इंदिरा पॉइंट, ठीक है, वो कहाँ पे है, वो है अंडमान निकोबार टापू के ऊपर। याद रखना है इंडिया का जो सबसे आखिरी छोर है जिसको हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं वो अंडमान निकोबार टापू के ऊपर है। जबकि जो सदर्न एरिया है यहाँ पे है जो आपने कन्याकुमारी नाम सुना होगा वो एरिया, ठीक है। यानी इंदिरा पॉइंट है वो ना तो केरल में है ना तो तमिलनाडु में है, ठीक है। कहाँ पे है आपको पता होना चाहिए, अंडमान निकोबार टापू के ऊपर है, ठीक है। सबसे जो लास्ट पोस्ट है पॉइंट है इंडिया का वो
काफी बच्चों को पता नहीं होता है, तो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन थी जो आपको जानी चाहिए, इसके अलावा बात आई है फिर से जो ग्रीस और टर्की है, तो उन्होंने जो मेडिटेरियन सी में जो टर्की है अपने मिलिट्रिकल बेस का इस्तेमाल करते हुए जो बॉर्डर शेयर की गई है मेडिटेरियन सी की, उसका इमेज मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया हुआ है। फिर भी जिस स्टूडेंट ने नहीं देखा मेडिटेरियन सी वो देख लेना मैप में। अभी इसराइल की बात करेंगे तब मैं आपको मेडिटेरियन सी दिखा दूंगा, लेकिन वहां पे टर्की और ग्रीस नहीं दिख रहे, ठीक है। तो जैसे कि आप देखोगे वेस्ट साइड पे ग्रीस है और इस साइड पे टर्की है, यदि आप मैप में देखोगे तो उसके बीच में लाइन ड्रॉ की गई हो। अब टर्की और ग्रीस है वो दोनों यूरोपियन यूनियन और नाटो के मेंबर है। तो यहाँ पे बताया क्या जा रहा है कि भाई टर्की है वो अपने जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको क्रॉस करके जो ग्रीस का एरिया है वहां पे हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज पे डील कर रहा है, ठीक है। इस पे हक किसका है? ग्रीस का है। अभी इसके हेल्प के लिए फ्रांस की भी उन्होंने हेल्प ली है ये प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। देखते हैं क्या आती है बात, ठीक है। जबकि टर्की और ग्रीस में इसके अलावा हाजिर सोफिया वाला भी जो पॉइंट था वो मैंने डिस्कस किया। और फिर इंफॉर्मेशन आई है इसराइल के जो गाजा एरिया है वहां पे जो हमास ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, पैलेस्टीन लोगों का, तो उसका डिस्कशन कर लेते हैं कहना क्या चाहता है। तो पहले मैं मैप में दिखा देता हूँ यानी आपको समझने में आसानी हो। हमने काफी बार ये मैप में डिस्कस किया हुआ है। तो ये इसराइल है, यहाँ पे गाजा है, गाजा स्ट्रिप बोलते हैं, गाजा पट्टी, ठीक है, इंटरनेशनली। ये मेडिटेरियन सी जो मैंने बात किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सीरिया है, ये लेबनान है और ऊपर यहाँ पे ग्रीस और टर्की। तो यहाँ पे कहा किया जा रहा है कि जो गाजा एरिया है और वेस्ट बैंक एरिया है वहां पे पैलेस्टीन लोग रहते हैं। जो इसराइल के लोग हैं, इसराइल उनको खत्म करने के लिए टेररिस्ट एक्टिविटी करते रहते हैं। तो क्या करता है जो गाजा में जो पैलेस्टीन लोग है जैसे हमास ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, टेरर ऑर्गेनाइजेशन, वो इसराइल पे हमला करता है, फिर इसराइल उनके ऊपर हमला करता है, तो चलता रहता है। इस बार क्या किया, इस बार इसराइल ने जो एक गाजा एरिया है उसको ब्लॉक कर दिया यहाँ से, जैसे इस साइड से भी वो कर सकते हैं तो यहाँ से भी कर दिया और यहाँ से भी कर दिया ताकि क्या कोई हमास के पास जा ना सके, तो उसको ब्लॉक कर दिया। तो फिर क्या किया, हमास जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने इसराइल के साथ समझौता किया कि भाई ठीक है हम इसराइल के ऊपर कोई अटैक करेंगे नहीं, लेकिन आपको क्या करना है, गाजा के ऊपर भी जो हमास है उसके ऊपर भी आपको अटैक करना नहीं है। जियोग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं, ये जॉर्डन है, यहाँ पे जॉर्डन रिवर है, ये डेड सी है, ठीक है, ये सीरिया है, लिबनन है, लिबनन में भी कुछ टाइम पहले उनका भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उनके ऊपर भी हमला हुआ था, तो वो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो यही इंफॉर्मेशन यहाँ पे बताई गई है इन डिटेल। तो हमने सारी डिस्कशन करके रखी हुई है पहले। याद रखें इंटरनेशनल टॉपिक में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी जियोग्राफिकल कंट्री आती है वो आपको देख लेनी है ताकि एग्जाम में वहां से कोई भी क्वेश्चन आए आपको लिखने में आसानी हो जाए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आ गया था इसी मैप में मैं बात कर लूँ तो जैसे पहले क्वेश्चन आया था कि भाई मेडिटेरियन सी को कौन कौन से देश छूते हैं, तो उसमें ये सारे देश दिए गए थे, ठीक है। फिर क्वेश्चन आया था कि कौन कौन से देश नहीं छूते, तो आप देख सकते हैं जॉर्डन मेडिटेरियन सी को छूता नहीं है। तो ऐसे आप यदि मैप देख के गए हो तो मैप बेस्ड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो ये आज का करंट अफेयर था, जितने भी महत्वपूर्ण न्यूज थी वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरे स्टूडेंट के साथ इसको शेयर कीजिएगा और यदि आप नए हैं चैनल में तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।